आज हम भौतिक भूगोल में अपक्षय के बारे में अध्ययन करेंगे। वेदरिंग। अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया तथा उससे उस चट्टान विशेष या स्थान विशेष के अनावरण की क्रिया को शामिल किया जाता है। इसमें चट्टान चूर्ण के परिवहन को शामिल नहीं किया जाता है। अपरदन की क्रिया में टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों के परिवहन तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ एवं उनके द्वारा कटाव की क्रिया को शामिल किया जाता है। तो यहाँ हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अपक्षय जो है वो स्थैतिक क्रिया है। इसमें अब चट्टान अपने स्थान पर ही टूट फूट कर उसमें परिवहन को अपन शामिल नहीं करेंगे। अपरदन जो है उसमें चट्टानों के टुकड़ों के परिवहन को भी शामिल किया जाता है। परिवहन कैसे? जैसे नदी द्वारा, वायु द्वारा, भूमिगत जल, सागरीय लहर, हिमानी आदि होंगे। फिर आता है अनाच्छादन। अनाच्छादन में अपक्षय तथा अपरदन दोनों क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि अपक्षय में केवल स्थैतिक क्रिया यानी उसी स्थान पे टूट फूट चट्टानों में होती है और चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया। अपरदन में गतिशील क्रिया होती है। अनाच्छादन में जब हमने देखा कि अपक्षय तथा अपरदन दोनों क्रियाओं को शामिल किया जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? स्थैतिक तथा गतिशील दोनों क्रियाओं का योग है अनाच्छादन में। स्थैतिक क्रिया का मतलब चट्टानों के अपने स्थान पर टूट फूट से है। तो अपक्षय को हम इस तरह बता सकते हैं, अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली होकर तथा विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। आर्थर होम्स ने अपक्षय की परिभाषा जो दी है वो इस प्रकार है। अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो कि चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायता प्रदान करती है, बशर्ते कि ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन न हो। स्पार्क्स महोदय हैं, उन्होंने भी जो अपक्षय की परिभाषा दी है वो है, पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने अथवा रासायनिक वियोजन की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय के अंतर्गत दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन होता है जिसके अंतर्गत ताप परिवर्तन, तुषार क्रिया तथा जीव जंतुओं द्वारा चट्टानों का विघटन होता है। दूसरी प्रकार का परिवर्तन रासायनिक होता है जिसके अंतर्गत जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जीवों द्वारा चट्टानों में वियोजन होता है। ये जो कारक हैं भौतिक, रासायनिक और तथा जीव संबंधी एक साथ भी कार्य कर सकते हैं तथा अलग अलग भी। अपक्षय ताप, जल, वायु तथा प्राणियों का कार्य है जिनके द्वारा यांत्रिक तथा रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों में अपने स्थान पर ही टूट फूट होती रहती है। अब आता है अपक्षय को नियंत्रित करने वाले
कारक। इसमें पहला है चट्टान का संगठन तथा संरचना, फिर दूसरा है स्थल के ढाल का स्वभाव, फिर है जलवायु में विभिन्नता, फिर है वनस्पति का प्रभाव, और ये जो कारक हैं ये अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। जैसे पहला अपन देखते हैं चट्टानों का संगठन तथा संरचना। अपक्षय का प्रमुख रूप चट्टान में विघटन तथा वियोजन है। कमजोर तथा असंगठित चट्टानें में ये क्रिया आसानी से घटित हो सकती है। रंध्रपूर्ण तथा घुलनशील खनिजों वाली चट्टानों में रासायनिक अपक्षय शीघ्रता से संपन्न होता है। चट्टानों की परत की स्थिति का भी प्रभाव अपक्षय की सक्रियता पर पड़ता है। जिन चट्टानों में इन परतों की स्थिति लंबवत रूप में होती है उनमें तापीय भिन्नता, तुषारपात, जल तथा हवा का प्रभाव शीघ्र होने लगता है, जिससे चट्टानें ढीली पड़ती हैं और लंबवत स्तर के कारण उनकी टूटन तथा गुरुत्व के कारण नीचे की ओर खिसकाव प्रारंभ हो जाता है। इसके विपरीत यदि चट्टानों के स्तर क्षैतिज रूप में मिलते हैं तो उनमें संगठन अधिक होता है तथा उनका विघटन एवं वियोजन आसानी से नहीं हो पाता है। चट्टानों की संधियों का यांत्रिक अपक्षय पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। अधिक संधियों वाली चट्टानों में शीतोष्णकटिबंधीय भागों में तुषार के कारण विस्तार तथा संकुचन होता रहता है, जिस कारण विघटन शीघ्रता से प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार उष्ण भागों में तापीय अंतर के कारण इन संधि युक्त चट्टानों में फैलाव तथा संकुचन होने से विघटन होता रहता है। फिर स्थल के ढाल का स्वभाव। यदि किसी भी स्थान में चट्टानी भाग का ढाल खड़ा है तो यांत्रिक अपक्षय के कारण जरा भी विघटन होने से चट्टानों में ढीलापन आने से चट्टान शीघ्र टूटकर नीचे सरकना प्रारंभ हो जाता है और शीघ्र स्थानांतरण हो जाने के कारण अपक्षय की गति और अधिक प्रबल हो जाती है। सामान्य ढाल वाले भाग में अपक्षय तीव्र रूप में नहीं हो पाता है। उसमें पहला तो ये होता है कि सामान्य ढाल होने के कारण जो सामग्री है उसका स्थानांतरण नहीं हो पाता। दूसरा, कम ढाल होने से चट्टानों का संगठन शीघ्रता से कमजोर नहीं हो पाता है। फिर आता है जलवायु में विभिन्नता। ये दो रूपों में प्रभाव डालते हैं ये कारक। एक तो भूपटल के विभिन्न भागों में जलवायु की विभिन्नता के कारण अपक्षय में भिन्नता तथा उसकी सक्रियता में पर्याप्त अंतर मिलता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र भागों में अत्यधिक जल के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है और यहाँ पर आर्द्रता तथा ताप की अधिकता के कारण सभी प्रकार के लवणों के लीचिंग एक्शन या अपक्षालक कार्य तथा घोलक कार्य अधिक सक्रिय होते हैं, जिस कारण धरातलीय भागों में रासायनिक अपक्षय द्वारा घोलन अधिक होता है और अपक्षालन भी अधिक होता है। यहाँ पर आंतरिक अपक्षय नगण्य होता है। इसके विपरीत उष्ण तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु वाले भाग में यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है। चट्टानी भागों में दिन के अधिक ताप और रात के कम ताप के कारण फैलाव तथा संकुचन होते रहने से विघटन आसानी से हो जाता है। शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में भी यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, क्योंकि चट्टानों के जो क्रैक्स होते हैं और संधियां हैं उनमें जो दिन में जल होता है वो रात में जमकर ठोस हो जाता है और दिन में पुनः पिघलकर तरल हो जाता है। इस क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति या कह सकते हैं पुनरावृत्ति के कारण चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं तथा विघटन प्रारंभ हो जाता है। शीत जलवायु वाले भागों में सभी प्रकार के अपक्षय कम नगण्य होते हैं। यदि धरातल पूर्ण रूप से जमकर बर्फ से आच्छादित हो जाता है तो यांत्रिक एवं रासायनिक सभी प्रकार के अपक्षय स्थगित हो जाते हैं तथा यह क्रिया तभी सक्रिय हो पाती है जबकि बर्फ पिघल जाती है।
वनस्पति का प्रभाव। किसी भी स्थान विशेष में वनस्पति की उपस्थिति और उसकी अनुपस्थिति अपक्षय पर प्रभाव डालती है। वनस्पतियाँ आंशिक रूप में अपक्षय के कारक भी हैं और अवरोधक भी हैं। वनस्पति अपनी जड़ द्वारा चट्टानों को जकड़े रहती है, जिससे चट्टानों का संगठन अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार वनस्पतियों के आवरण से सूर्य ताप आदि का प्रभाव आवरण के नीचे वाले चट्टानों पर नहीं हो पाता है। इस प्रकार जिन भागों में वनस्पतियों की स्थिति होती है वहाँ पर अपक्षय सीमित होता है, परंतु इनके अभाव में स्थिति पूर्णतः विपरीत होती है। वनस्पतियों की जड़ों में कई प्रकार के जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि चट्टानों में स्नेह विघटन लाते हैं तथा वृक्षों की जड़ों के चट्टानों में प्रवेश के कारण उनकी संधियाँ विस्तृत हो जाती हैं, जिससे चट्टान ढीली पड़ जाती है तथा विघटन प्रारंभ हो जाता है। ये थे अपने अपक्षय को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले कारक। अब है अपक्षय के प्रकार। चट्टानों में विघटन तथा वियोजन मुख्य रूप से यांत्रिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा होता है। जीवों तथा वनस्पतियों द्वारा भी अपक्षय होता है तथा इनके कार्य भी यांत्रिक तथा रासायनिक दो रूपों में संपन्न होते हैं। इस आधार पर अपक्षय में भाग लेने वाले कारकों को हम निम्न रूप में विभाजित कर सकते हैं। भौतिक या यांत्रिक कारक, जल, सूर्यताप, तुषार, वायु तथा दाब। रासायनिक कारक, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। प्राणी वर्गीय कारक, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव। विघटन तथा वियोजन में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर अपक्षय का निम्न रूप में विभाजन किया जा सकता है। पहला है भौतिक अपक्षय, फिर दूसरा रासायनिक अपक्षय और फिर तीसरा प्राणी वर्गीय अपक्षय और जैव रासायनिक अपक्षय। इनका हम कल वीडियो में अध्ययन करेंगे।